नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के अंदर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये अभी खबर आ रही है कि जीटीबी अस्पताल में 3rd फ्लोर में भर्ती मरीज रियाजुद्दीन को गोली मार दी गई है। अस्पताल के अंदर रियाजुद्दीन 32 साल का था और 23 जून से वो अस्पताल में भर्ती था और यहीं पर उस पर गोली चलाई गई है। तो ये देखना होगा कि इसमें अस्पताल में जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी बड़ा सवाल है कि कैसे कोई वहाँ पर बंदूक रिवॉल्वर लेकर अंदर चला गया और जो मरीज़ भर्ती है अस्पताल के अंदर उसे वहाँ पर गोली मार दी गई है। और किस तरह का ये मामला है, इसके पीछे कारण क्या रहा, कौन था ये रियाजुद्दीन, उसे जो गोली मारी गई है उस शख्स का क्या हुआ, ये तमाम जानकारी जैसे ही इसके विस्तार हमको मिलेंगे हम आप तक लाएंगे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पे। मुकेश, इसके बारे में क्या अभी डिटेल्स मिली हैं? ये रियाजुद्दीन जिसे गोली मारी गई वो अस्पताल में भर्ती था, तो गोली मारने की वजह क्या पता चल रही है अब तक? कौन था रियाजुद्दीन? गोली जिस शख्स ने मारी उसका क्या हुआ? देखिए, जो रियाजुद्दीन है वो 23 जून से जीटीबी अस्पताल में भर्ती था और उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद उसका इलाज चल रहा था। जीटीबी अस्पताल में 3rd फ्लोर पर ये एडमिट था। आज शाम को करीब 4 बजे जो एक कोई लड़का है अननोन, करीब 18 साल का, वो वहां पर पहुंचा और उसने रियाजुद्दीन के वार्ड में जाकर उसको 2 से 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ये लड़का जो हमलावर था वो वहां से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद जो अस्पताल प्रशासन है उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और अब तक की जांच में ये साफ हुआ है कि जो रियाजुद्दीन जो मृतक है वो नशे का आदी था, नशा करता था। हालांकि कोई उसका आपराधिक रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आया है, इसलिए गैंगवार की आशंका नहीं लगती है। लेकिन शुरुआती जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है जिसके चलते इसकी हत्या हुई हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल के अंदर घुसकर 3rd फ्लोर पर गोली मारी गई है और वहां पर जो है हमलावर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर गोली मारी और उसके बाद वहां से निकल भी गया। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली घटना है कि अस्पताल के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर जाकर गोली मारी गई है और वहां पर जो रियाजुद्दीन था उसकी मौके पर मौत हो गई। तो पुलिस की टीमें तमाम एंगल से जांच कर रही हैं। अस्पताल के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा जा रहा है और जो हमलावर है उसकी पहचान की जा रही है कि आखिर वो कौन है। लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस तमाम जो एंगल्स हैं उनसे जांच कर रही है और कई टीमें इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं। जी, पुलिस कई एंगल्स इसकी जांच कर रही है कि हुआ क्या, आपसी रंजिश का मामला है अगर जिसमें इस तरह की हत्या की गई है अस्पताल के अंदर। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठेगा कि कैसे कोई शख्स अंदर चला जाता है वहाँ पे पिस्तौल लेकर और सीधे 3rd फ्लोर पे जाता है, वहाँ पे भर्ती मरीज को गोली मार देता है। मुकेश, धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। नासिक की खबर है कि नासिक के कसारा घाट पे कंटेनर ने 6-7 गाड़ियों को एक साथ टक्कर मार दी है, जिस हादसे में 13 से 14 यात्री घायल हो गए हैं। इस हादसे की वजह से मौके पर कुछ देर के लिए सड़क पर जाम भी लगा और कंटेनर के ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। सुनील, ये जो दुर्घटना हुई है इसके बारे में क्या डिटेल्स आ रही हैं? बताया जाता है कि जो कंटेनर है उसका ब्रेक फेल हो गया और शायद 6-7 गाड़ियों को टक्कर मार दी है, तो इसमें काफ़ी नुकसान हुआ होगा। 13 से 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अभी वहां पर क्या स्थिति है? नगमा, ये जो विचित्र सा हादसा हुआ है ये शाम को 3 से 4 बजे के बीच में हुआ। नासिक से मुंबई की तरफ जो सड़क आती है हाईवे, वहाँ कसारा घाट में जब नीचे ढलान पर उतरते समय ये कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया और जो गाड़ियां चल रही थी उनको उसने पीछे से रौंदते हुए वो आगे बढ़ गया और आगे जाकर फिर वो पलट गया। टक्कर तेज थी। गाड़ियों की स्थिति अगर देखेंगे तस्वीरों में आपको दिखाया हुआ है तो गाड़ियों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी। कई गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। गाड़ियों में तो यही रही कि लोग घायल तो हुए हैं लेकिन कोई गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। जो बताया जा रहा है कि 13 से 14 थे जख्मी, जिन्हें पास के अस्पतालों में ले गए। उसमें से कुछ लोगों को मरहम पट्टी कर वापस छोड़ भी दिया गया है। इस हादसे की वजह से कुछ देर तक यातायात रुक गया था क्योंकि सड़क पर गाड़ियां पूरी एक तरह से बिखरी पड़ी हुई थी और क्रेन की मदद से उन्हें वहां से हटाया गया और अब जो है यातायात शुरू हो चुका है। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस हादसे की वजह से। लगातार बारिश चूंकि इस इलाके में जारी है
इसीलिए इसका असर यातायात पर भी पड़ा है। लोगों को, जो लोग आ रहे थे, जिनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जी, 13-14 यात्री इसमें घायल हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ा है। और ये जो एक कंटेनर है, इसके ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है। और ये नासिक में हुआ है, नासिक के कसारा घाट पर ये हादसा हुआ है। सुनील सिंह, धन्यवाद आपका। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह की जहाँ पर यह हादसा हुआ है। कई गाड़ियों को टक्कर लगी है, इससे सड़क पर काफ़ी देर तक जाम भी लगा रहा और 6-7 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। कावेरी जल विवाद पर बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तरफ से ये बुलाई गई है बैठक और इसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, बीजेपी के नेता अरविंद लिम्बावली मौजूद हैं। इनके अलावा कर्नाटका विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, सांसद यदुवीर, पूर्व सांसद सदानंद गौड़ा और जीटी देवेगौड़ा के तौर पर जेडीएस प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि कावेरी जल विनियामक समिति के तमिलनाडु को रोजाना 1 टीएमसी पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में अपील की जाएगी। नेहाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। नेहाल, इस वक्त ये बैठक में से क्या निकला है निष्कर्ष? समस्या क्या है, क्या चाहते हैं, किस वजह से ये बुलाई गई है बैठक? मुद्दा क्या है? देखिए, अभी अभी ये बैठक खत्म हुई है और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ब्रीफ करेंगे कि इस बैठक में क्या फैसला हुआ। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कावेरी वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा। हो सकता है ये एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल हो और वो अपील करेगा कि 1 टीएमसी पानी हर दिन छोड़ने के लिए जो पहले का जो आदेश था उसको फिलहाल लागू न किया जाए, क्योंकि कैरेज डैम में अभी भी 20 फीट पानी की कमी है। 124 फीट पानी चाहिए, वहां पे 120 अभी 104 फीट पानी है। और साथ ही साथ जो दूसरे जो डैम है उसमें भी पानी पूरी तरह से भरा नहीं है। लेकिन अभी जो हालात हैं यहाँ पर, जिस तरह से बारिश हो रही है, उसके बीच में इस तरह की बैठक बुलाने का एक सीधा सा जो ऑब्जेक्टिव लग रहा है वो ये है कि कल से विधानसभा का सत्र यहाँ पे शुरू हो रहा है। एक महर्षि वाल्मीकि स्कैम यहाँ पर हुआ, जिसमें कर्नाटका के जो उस वक्त मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, नागेंद्र को, और अब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। और दूसरा मामला यह है कि मूडा स्कैम जो चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बड़ा स्कैम है, 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। और उस स्कैम में के जो सब सीधा आरोप है वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पे लग रहा है, पार्वती जिनका नाम है। और ये बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया के प्रभाव और दबाव की वजह से ही उन्हें एक बहुत ही अप स्केल एरिया में 50-50 स्कीम के तहत एक प्लॉट आवंटित किया गया। तो ये दोनों मुद्दे विधानसभा सत्र में उठेंगे। तो ऐसा लगता है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि इससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ही ये सर्वदलीय बैठक 1 टीएमसी पानी को लेकर के बुलाई गई है। तो अब से थोड़ी देर बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। जी, धन्यवाद आपका निहाल। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। लखनऊ में बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन और साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन चल रहा है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आप अति आत्मविश्वास में होते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपचुनावों के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार बने। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की नहीं, उन्हें मारने की है। लेकिन आज
भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, एक साजिश है उनको मारने की, ऐसा कह रही हैं आतिशी। अब बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर के जिरीबाम में ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। उग्रवादियों ने घात लगाकर यहां हमला किया जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है। इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा तलाशी अभियान जारी है। मणिपुर के जिरीबाम में आज सुबह फिर से संदिग्ध उग्रवादी संगठन के हथियारबंद लोग और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहुत देर तक बहुत ज़्यादा गोलीबारी चलने की खबर है। और इसमें अब जो खबर आ रही है कि एक सीआरपीएफ जवान की गोली लगने से मृत्यु हुई है और 2 मणिपुर पुलिस के कमांडो जख्मी हुए हैं। वहाँ पे अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रही है। आज सुबह ये घटना घटी है और लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा गोलीबारी होने की खबर है। और अब सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस कमांडो, असम राइफल्स की टुकड़ियां वहां पे जो कॉम्बिंग ऑपरेशन में वहां पे अभी भी जारी है। वहां पे कुछ जगह पे अभी भी फायरिंग की खबर आ रही है और इसके साथ साथ रीएनफोर्समेंट भी भेजा गया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिरीबाम एक ऐसा इलाका है जो कि मणिपुर का एक ऐसा जिला है जो कि असम से सटा हुआ है। और पिछले महीने हमने देखा कि जिरीबाम में वहाँ पे अशांति फैली और इसके बाद 2000 से भी ज़्यादा लोग जिरीबाम को छोड़ के असम के तरफ आके शरण लिए हुए थे। पिछले हफ्ते ही जो नेता विपक्ष राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पे थे और उन्होंने अपनी दौरा जिरीबाम से शुरू किया था। वहाँ पे जो लोग शिविरों में हैं वहाँ पे उन लोगों के साथ उन्होंने बात की। और जिरीबाम पिछले साल जो जाति हिंसा हुई थी मणिपुर में, वहाँ तब जिरीबाम में ज़्यादा अशांति नहीं हुई थी, मगर इसके बाद देखा जा रहा है पिछले 1 महीने से जिरीबाम में ही सबसे ज्यादा रुक रुक के घटनाएं हो रही है। और आज फिर से जो संदिग्ध उग्रवादी और जो सुरक्षा कर्मियों के बीच बहुत गोलीबारी होने की खबर है और इसमें एक सीआरपीएफ जवान की मृत्यु हुई है। इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर से की गई है और इसके साथ साथ 2 मणिपुर पुलिस के कमांडो भी घायल होने की खबर है और अब कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पे जारी है। मौसम विभाग ने कई प्रदेशों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। 14 से 16 जुलाई के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना है। 14 और 15 जुलाई को तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक और 15 जुलाई को केरल में भारी बारिश हो सकती है। अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय और आसपास के मध्य भारत में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बादल खूब बरस रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे खेड़ तालुका के पहाड़ी क्षेत्र में सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी में बह गया है। प्रभावित जगह पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है और दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है। फिलहाल इस रास्ते को बंद कर सड़क की मरम्मत करने की कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र में कल्याण और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। यहाँ पर कालू नदी खतरे के निशान से ऊपर है और नदी पर बना पुल भी पानी से भर चुका है। ऐसे में आसपास के 4-5 गांवों का संपर्क टूट गया है। इसके अलावा कल्याण के ग्रामीण इलाकों में बहने वाली उल्हास नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस नदी पर बने पुल पर भी आवाजाही रोक दी गई है और ऐसे में कल्याण नगर से जाने वाले नेशनल हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर हमारी सहयोगी सुजाता
महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से सुजाता खबर है कि बहुत ज़ोरदार बारिश है। आगे की भी आने वाले दिनों में प्रेडिक्शन भी भारी बारिश का है। कल्याण के बारे में भी हमने अभी खबर देखी कि वहाँ पर आवाजाही में भी मुश्किल हो रही है, कई पुल जो हैं वो डूब रहे हैं। क्या स्थिति वहाँ पर महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से क्या खबर आ रही है? बिल्कुल नगमा, और देखिए आपको बता दें कि लगातार भारी बारिश के चलते भिवंडी कामवारी नदी पर उफान बरस पड़ा है और इसी के साथ पानी की चपेट में आने से स्कूल बस जो है वो भी आज डूबती हुई नजर आई। ऐसे में थाने और कल्याण रेलवे स्टेशन के आसपास भी बहुत ज्यादा पानी भरने के चलते आने जाने वाले यात्रियों को बहुत ज्यादा मुश्किलें भी हो रही हैं। खासतौर पर यदि हम बात करें थाने, कल्याण, भिवंडी इलाकों की और डोंबिवली इलाकों की, तो यहाँ पर तमाम जो फैक्ट्रियां हैं उनमें तक पानी घुस चुका है और 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कल्याण पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर पानी इतनी ज्यादा हो गया था कि लोगों को वहां कल्याण स्टेशन तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आने जाने वाले यात्रियों को और राहगीरों को भी जो है कठिनाई झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में ये समस्या न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि तमाम जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी कई ज्यादा तकलीफों का सामना कर अपने काम पर जाना पड़ रहा है। और ऐसे में आज एक और जहां मौसम विभाग द्वारा मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए जो है सलाह दी गई थी, जहां पर लोगों को बिना किसी जरूरी काम घर के बाहर नहीं निकलना है। और साथ ही ऐसे निचले इलाके जहां पर अक्सर ज्यादा जल जमाव थोड़ी सी बारिश में देखने मिलती है, तो ऐसे में उन जगहों पर लोगों को या तो नहीं जाने दिया जा रहा और यहाँ वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से एक सेफ जगह पर रेस्क्यू भी कर लिया गया है। और अगले 2 दिन तक इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। जी, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है और वो तमाम लोग जिनको बहुत ज़रूरी काम नहीं है उन्हें निकलने के लिए भी मना किया गया है, ताकि जो मुश्किलें खड़ी हो रही हैं वो और ज़्यादा बढ़े नहीं और ट्रैफिक की समस्या भी होने लग जाती है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है, कई जगहों पर आवाजाही इससे प्रभावित है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भी हुए भूस्खलन के चलते NH7 पर अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। मलबा हटाने के काम में BRO के अधिकारी जुटे हुए हैं। सिचुएशन अभी इस प्रकार है कि हमने रूट जो है वो सब आवाजाही के लिए, लाइट व्हीकल्स के लिए, सबके लिए खोल दिया था। जो पीछे आप क्यों देख रहे हैं ये हमने डेलिबरेटली प्रशासन की मदद से रुकवाया है, बिकॉज यहाँ पे ग्रेडियंट ठीक करने के लिए, काम करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक ऑन पर्पस रुकवाया हुआ है। अभी जो डेब्रिस पीछे आप देख रहे हैं जिस पे काम चल रहा है उसके नीचे भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनको हटाना एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है। तो हम फेजेस में काम कर रहे हैं, पहले बोल्डर्स हटवा रहे हैं, उसको प्लेन कर रहे हैं, फिर व्हीकल्स को पास करने दे रहे हैं। बाकी हमारा मैक्सिमम काम नाइट में चल रहा है सो दैट ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो। बट स्पीड लाने के लिए और जल्दी काम खत्म करने के लिए दिन के टाइम भी फेजेस में ट्रैफिक रुकवा के हम काम कर रहे हैं। और पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आखिरकार 46 सालों के बाद आज खोला गया है। खजाने की गिनती के लिए ओडिशा सरकार ने SOP जारी की है। डिजिटल लिस्टिंग के दौरान RBI का प्रतिनिधि भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खोले जाने के पहले पुरी मंदिर में स्पेशल बक्से लाए गए हैं। इसके बाद रत्न भंडार को खोला गया। मंदिर प्रशासन के प्रमुख ने ओडिशा सरकार की ओर से जारी SOP की जानकारी भी दी है। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, एक बार फिर से वो रेस में हैं, तो उनकी एक रैली के दौरान ये हमला हुआ है और हमलावर की गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। वो बाल बाल बचे हैं, लेकिन रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो ट्रंप समर्थक माने जा रहे हैं, जबकि एक घायल है। हमलावर को सुरक्षा एजेंसियों ने वहीं मार गिराया है, लेकिन इस रैली में गोली चलने के बाद से वहां पर तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है और खबर ये भी है कि ट्रंप अब अस्पताल से निकल गए हैं। Take a look at what happened.
इसे कहते हैं बाल बाल बचना। हमलावर की गोली ट्रंप के दाईं कान को छूती निकल गई। खुद को बचाते हुए ट्रंप गिरने को हुए, फिर संभले और जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उनको अपने घेरे में लेकर सुरक्षित निकालने लगे तो ट्रंप ने मुट्ठी भींचकर अपना हौसला दिखाया। मंच से निकालकर ट्रंप को सीधे अस्पताल ले जाया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर खुद इस बात का ऐलान किया कि वो सुरक्षित हैं। मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। फिलहाल मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घरघराहट की आवाज सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली कान को चीरते हुए निकल गई। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ। ईश्वर अमेरिका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर नामक जगह पर हुआ। हमलावर ने ट्रंप के मंच के सामने की एक इमारत की छत से गोलियां चलाईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप के मंच के पीछे की ओर तैनात स्नाइपर ने तुरंत ट्रिगर दबाया और हमलावर मारा गया। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसकी पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की है। हमले के पीछे की मंशा और साजिश की पड़ताल की जा रही है। This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Again, at this time, we are not prepared to identify who the shooter is. We are close to that identification, and as soon as we are 100% confident in who that individual is, we will share it with the press. हालांकि ट्रंप ने जान बचाने के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस और सभी एजेंसियों को शुक्रिया कहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर हमलावर ट्रंप के मंच से महज 400 फीट दूर राइफल के साथ कैसे पहुंच गया? औद्योगिक इमारत की छत पर हथियार के साथ वो कैसे चढ़ गया? मौके पर मौजूद लोगों ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बताया भी, लेकिन उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने बड़े हमले की भनक खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लगी? More like what we heard, the bullets rattling around the grandstand. One hit the speaker tower, and then chaos broke. We hit the ground, and the police converged to the grandstands. May have gotten shot up in the grandstand, and we cleared a path for getting them out of the way. And it's just a sad day for America. The idea. हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप से बात की और हमले की निंदा की। Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आने लगी। सबने हमले पर हैरत और चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा कि वे अपने दोस्त ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करते हैं और ट्रंप की कुशलता की कामना करते हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और डेमोक्रेट राष्ट्रपति बाइडेन के सामने रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं। सर्वे बताते हैं कि बाइडेन ट्रंप से पीछे चल रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह उनकी उम्र है। ट्रंप
बाइडेन प्रशासन को अवैध इमिग्रेशन से लेकर अपराध तक के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। दोनों के समर्थकों के बीच का राजनीतिक विभाजन बहुत ही तीखा है। अब ट्रंप पर हमले ने रिपब्लिकन्स को आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और जाहिर सी बात है कि चुनाव पर इसका गहरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो अमेरिका में इस घटना के बाद से चिंता है। वापस लौटते हैं अपने देश की खबरों पर और बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा के सेक्स रेशियो की। यहाँ पे सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात एक बार फिर से गड़बड़ा गया है, यानी नीचे आ गया है। जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से राज्य में लड़कियों का लिंगानुपात पिछले 8 सालों में अब सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। हालात ये हैं कि यहाँ पर लोग दूसरे राज्यों से दुल्हन लाने को मजबूर हैं। देखिए सुनील रवीश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन हरियाणा में कोख में हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा। हालात ये हैं कि यहाँ का लिंगानुपात गड़बड़ाता जा रहा है। ये कैथल जिले के ईश्वर सिंह हैं। लड़कियों की संख्या कम होने के कारण ईश्वर की शादी हरियाणा में नहीं हो सकी, इसलिए दूसरे राज्य में शादी करनी पड़ी। क्योंकि यहाँ लड़कियों की कमी थी और अब भी है। पहले भ्रूण हत्या होती थी, इसलिए हमने अपना परिवार चलाने के लिए बाहर से बहू लेकर आने वाले टाइम में ये भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए और लड़कियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब लड़कियां ठीक ठाक रखो, परिवार बढ़ेगा उससे। जो हमारे लड़के हैं ना, वो उनको भी हमारे तरह बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है। ये बुली देवी का परिवार है। मजबूरन अपने बेटे के लिए दूसरे राज्य से दुल्हन लेकर आई हैं। बुली देवी कहती हैं कि जब बेटियां नहीं होंगी तो दुल्हन कहां से आएगी। लड़कियां की तो सारा दिन दुनिया में कमी हो रही है लड़कियां की। बसाण खातर ले आए हैं, बसाण बसेंगी रसेंगी। लड़की अपना बेटा बस जगह मेरा लड़की हो रही है 3 बसें रसो। दुल्हन भी जो है होंगी, जो है अपना लड़की होगी फिर वह चाहेंगी आगे दुल्हन बन के। ठीक है। हरियाणा के कैथल जिले में लिंगानुपात अब 872 पर जा पहुंचा है, जबकि पिछले साल ये 920 था। पानीपत जिले में बेटियों की दर 1000 के मुकाबले 888 पर पहुंच गई है, जबकि पिछले साल लड़कियों की संख्या यहां लड़कों के मुकाबले 920 थी। नारनौल जिले में तो लड़कियों की संख्या 855 पहुंच गई है, जो कि प्रदेश में सबसे कम है। राज्य में इन हालात के पीछे एक बड़ी वजह है गर्भ में ही लिंग की जांच और भ्रूण हत्या। स्वास्थ्य विभाग छापेमारी कर रहा है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये वायरलेस मशीन स्वास्थ्य विभाग के लिए राज्य और पास के सीमावर्ती राज्यों में नई चुनौती है। इन मशीनों से चलती गाड़ियों में टैब और आईपैड से कनेक्ट करके भी अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। कई बार आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन कानून में अधिकतम 5 साल तक की ही सजा का प्रावधान है। जमानत भी मिल जाती है। सरकार की तरफ से ऐसे गुप्त सूचक का नाम सबसे पहले हम गुप्त रखा जाता है, उसका कहीं पे भी हम नाम लिखते नहीं है, और सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया जाता है, जो कि इसमें सजा का प्रावधान लिमिटेड है। 5 साल तक की सजा का ही प्रावधान है। मान लो वो आते हैं, करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, कुछ टाइम फिर से दोबारा से करते हैं, क्योंकि इसमें 302 वगैरह इसके बराबर का इसमें जिस दिन प्रावधान होएगा उस दिन के बाद इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है। पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती है। लिंग भ्रूण के मामले में एफआईआर भी कम होती जा रही हैं। कम हुई एफआईआर पर पुलिस का कहना है कि एफआईआर स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर ही दर्ज होती है। इसमें डॉक्टर की एक टीम रहती है जो कि रेड प्लान करती है। इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, तो उसमें पुलिस हेल्प ली जाती है। जो रेड सक्सेसफुल होती है उस पर हमारे पास एक रिटर्न कंप्लेंट डॉक्टर की तरफ से आ जाती है, उसे हिसाब से हम एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, तो लड़का और लड़की दोनों को समान अवसर दें, दोनों को ये जो भ्रूण हत्या जैसी गंभीर जो शाप है इसको मिटाने में हेल्प करें। ये हिसार जिले का मुजादपुर गाँव है, जो कि राज्य का सबसे कम लड़कियों वाला गाँव था। महिला सर्व खाप प्रधान और महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाली डॉक्टर संतोष दहिया ने साल 2015 में गांव को गोद लिया, ताकि लड़कियों की संख्या में यहां का अनुपात लड़कों के मुकाबले पहले मात्र 273 था, अब करीब 850 है।
कारण कुछ और है। आज महंगाई का दौर है, हर व्यक्ति चाहता है हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, चाहे वो बेटी है या बेटा है। तो लोग एक ही बच्चा कर रहे हैं, जो भी एक हो गया, पहले बेटी हो गई या बेटा हो गया, तो ये एक बड़ा कारण है। इसमें खापें अपना रोल अदा कर रही हैं और हमारा ये मानना है कि लड़के हो या लड़कियां समान रेशो में होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बिहार और यूपी से बहुएं लेके आनी पड़ेंगी। हरियाणा सरकार के लिए राज्य में घटता लिंगानुपात एक बड़ी चुनौती है। इसे रोकने के लिए बड़े कदम के साथ जागरूकता की भी बहुत जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सही मायने में कारगर होगा। हरियाणा के कैथल से सुनील रवीश, एनडीटीवी इंडिया। तो हरियाणा के कई जिलों में लिंग अनुपात लगातार घट रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक है। पिछले 8 सालों में सबसे निचले स्तर पर है इस वक्त वहाँ पर सेक्स रेशियो। और अब खबर मध्य प्रदेश की, जहाँ सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर एक अलग तरह की मुआवजा इंडस्ट्री बन गई है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे करीब 2500 मकान बन गए हैं। सिंगरौली से देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये मुआवजा इंडस्ट्री का कच्चा माल है, मुआवजा घर। इन मुआवजा घरों की खासियत पहले जान लीजिए। ईंट की 4 फीट ऊंची 4 दीवारी पर टीन शेड, घर तैयार। 1 महीने में सारे मुआवजा घर बन गए जिनमें कोई नहीं रहता। सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे के लिए चितरंगी और दुधमनिया के 33 गांवों में महीने भर पहले हरे भरे खेत थे, अब वहां मकानों की लाइन है। यहां से 70 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा, जमीनों का सर्वे हो गया, अब यहां मुआवजा इंडस्ट्री खड़ी है। लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में प्रशासन और स्थानीय दलालों का गठजोड़ शामिल है। दूसरे राज्य के लोगों ने भी यहाँ घर खरीदे हैं। कर्मचारियों ने लेआउट दे करके और महीना 1.5 महीने के अंदर ताबड़तोड़ हजारों मकान बनाए गए हैं। और उस मकान में देखने में आया है कि अधिकांश 50% मकान इनडायरेक्ट रूप से कर्मचारियों के बने हुए हैं। कहाँ से रोड आएगी, कितना फंसेगा, जा कर के पटवारियों ने लेआउट दिया था, इंजीनियरों ने लेआउट दिया था। गांव वालों का आरोप है कि दलाल किसानों की जमीनों का बाहरी लोगों के साथ स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा करवा रहे हैं, जिसमें लिखा है निर्माण करने वाले को 80% मुआवजा राशि मिलेगी, 20% जमीन के मालिक के पास पैसे रहेंगे। ग्राहक लाने के लिए दलालों का पूरा नेटवर्क है, लेकिन अकेले नेशनल हाईवे में नहीं बल्कि जिले के दूसरी जगहों पर भी। ये जो मकान बनाए गए हैं, ये मकानों का बनाने का उद्देश्य सिर्फ मुआवजा पाना है, यानी मुआवजे की होड़ में यहाँ पर लोगों ने पूरे मकान दान दिए हैं। जो यहाँ के छोटे मोटे किसान हैं भाई, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो अदर लोगों को एक स्टाम्प लेके और स्टाम्प पर एग्रीमेंट करके और कुछ 20-30% में घर बनवा देते हैं। हाँ, और मुआवजे के लिए ही ये सारे घर बनाए गए हैं, बाकी रहते वगैरह नहीं हैं इस घरों में कोई। यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग, झारखंड से लोग आके यहाँ पे मुआवजे के घर बनवाए तो हैं, लेकिन उधर पीछे तरफ से है, उधर जो कि बड़कुल के आगे से, वहाँ पे जाके सभी लोग बनवाए हुए हैं। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले की चितरंगी और दुधमनिया तहसील से होकर गुजरता है। लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में इन दोनों तहसीलों के 33 गाँव की जमीन आ रही है। अधिग्रहण मार्च में शुरू हुआ। सर्वे शुरू होने के साथ ही यहाँ मकान बनाने पर रोक लग गई थी। जमीन की खरीद फरोख्त भी नहीं हो सकती। प्रशासन ने इस संबंध में ऐलान भी किया, नोटिस तक लगाए, फिर नया खेल शुरू हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र एवं दैनिक समाचार पत्रों में किया जा चुका है। मुआवजे के लिए खेतों में आधे अधूरे मकान बन गए, किसी में सिर्फ ईंटें रखी गईं, तो कहीं कच्चा मकान बनाया गया, कहीं सिर्फ टीन शेड। दरअसल नियम कहते हैं कोई पटवारी किसी 5 दिन पहले बने मकान को भी 5 साल पुराना लिख देता है, तो उसी आधार पर मुआवजा देना होता है। हालांकि प्रशासन अब कह रहा है कि सर्वे के बाद मकान बनाने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि कोई मकान सीरी ए के पब्लिकेशन के बाद बनते हैं तो उसको मुआवजे की पात्रता नहीं होगी। लोगों ने संभवतः कुछ मकान निर्मित किए हों मुआवजे के उद्देश्य से, लेकिन वो मुआवजे की पात्रता में नहीं आएगी। हालात ये हैं कि हाईवे के सर्वे से पहले इस इलाके में जमीन का रेट 8,000 रुपये प्रति डेसिमल था, जो अब बढ़कर 80,000 रुपये का हो चुका है। सिंगरौली से देवेंद्र पांडे के साथ अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।